नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आज की इस क्लास में ऑल ओके आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका ना फोकस ब्लर है क्या? आई थिंक यस, कॉटन और टोबैको की बात करेंगे। ठीक है, सब कुछ ओके है? हाँ, चलो कॉटन और टोबैको के पहले ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लेके नहीं आया लेकिन रैपिड फायर कर लेते हैं। रैपिड फायर समझते हो? यस, यहीं निपटा देंगे सब कुछ जितना पड़ा है। चलो तो रैपिड फायर हम कर लेते हैं। पहले तो बोले सर रैपिड फायर की अंग्रेजी सही से लिख लो। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, जल्दी से फटाफट आप सब लोग आंसर देंगे। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम का कॉमन नाम क्या है? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। कॉमन नेम बताना है आपको ट्रिटिकम, ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम का। ठीक, चलो दूसरा नाम आपको क्या बताना है? दूसरा बताना है व्हीट की स्पेसिंग कितनी है वो बताना है आपको। स्पेसिंग ऑफ व्हीट, व्हीट की स्पेसिंग कितनी है वो आप बताएंगे। तीसरा आप क्या बताएंगे? तीसरा आप बताएंगे FIRB जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? वो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? मेथड इज रिलेटेड। तो ठीक, फटाफट आंसर सब लोग देते चलेंगे। चलो 10 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे? फिर उसके बाद बात करेंगे हमारे, हाँ जी, FIRB की बात हो गई, फिर बात करें ट्रिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसकी बात करेंगे। वो कौन सा इरिगेशन है? ट्रिपल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा इरिगेशन है? ऑफ इरिगेशन इज, चलो इज इसको भी रिलेटेड ही लिख देते हैं, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे लेपा, लेपा इज मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ डैश इरिगेशन। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन। पहले इनके आंसर दो, मैं हट जाता हूं ताकि बेहतरीन तरीके से सब लोग आंसर दे सकें। पहले का तो एमआर हो गया, दूसरे का मैक्रोनी हो गया, तीसरे का 22.5 into 10, वेरी गुड संदीप। अगले का वीट हो गया, फिर हो गया आपका ड्रिप और अगले का पता नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। अरे वाह यार, मजा आ गया, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, कुछ लोग जो हैं विद्यार्थी, हाँ जी, इनको क्या लग रहा है म्यूट कर दिया है मैंने। चलो ठीक, चलो 5 का पता नहीं, बस वही तो क्वेश्चन है जो आपने निपटा दिया। हाँ, अभी ब्यूटीफुल लग रहा है यार, मैं लड़की दिख रहा हूँ जो ब्यूटीफुल लगूंगा यार। ब्यूटीफुल केवल लड़कियां दिखती हैं, लड़के तो केवल हैरान परेशान दिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सिनेरियो चेंज करो। ऑल थिंग टेम्पररी सर, साइनिंग इज परमानेंट। यस, ओके। सो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम को क्या बोलते हैं? ड्यूरम को बोलते हैं मैक्रोनी व्हीट। तो पहला क्वेश्चन तो निपटा दिया। डाइकोकम को क्या बोलते हैं? डबल सी आया था तो डबल एम आएगा, क्या बोलते हैं सर? एमआर व्हीट कहते हैं। चलो भैया याद हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही था। 2 क्वेश्चन निपटा दिए। चलो और आगे और कर दें। हाँ जी, फिफ्थ का पेडी है। अरे वाह, हाँ हाँ, सब लगा दो जिसमें पा आ गया, लेपा मतलब पेडी होगा। स्पेसिंग 22.5। देखो गलत मत बताया करो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। पॉप किससे रिलेटेड है? व्हीट से रिलेटेड है, व्हीट से रिलेटेड है, ये तो आपको याद आ रहा है ना। 2.5 वाला तो हमने लिख लिया। चलो टिकल मेथड किससे रिलेटेड है? ड्रिप से रिलेटेड है। सिस्टम ऑफ, ये जो है आपका ड्रिप का सिस्टम होता है लेपा, लेपा किससे रिलेटेड है? भाई साहब पहली बात तो ये इरिगेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये मेथड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो इरिगेशन से रिलेटेड है। मेथड किससे रिलेटेड है? इरिगेशन से। और किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? तो ये आपका स्प्रिंकलर का मॉडिफाइड फॉर्म है। कौन का मॉडिफाइड फॉर्म है सर? स्प्रिंकलर का, स्प्रिंकलर इरिगेशन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो लेपा का पूरा मतलब क्या है? लो एनर्जी प्रेसिजन एप्लीकेशन। क्या लिखोगे? लो एनर्जी प्रेसिजन एप्लीकेशन। कहां लिख दूं? ये वाला तो ऐसे इजी था, टाइम पास था, तो इसको हटा देते हैं। लेपा का मतलब क्या है? लो एनर्जी प्रेसिजन, एग्रीकल्चर मत बोलना, एप्लीकेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रेसिजन एप्लीकेशन। ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा लेपा, लो एनर्जी प्रेसिजन एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी, ओके, वेरी गुड सरना मैम, वेरी गुड, ओके। इट इज यूज्ड इन पोटैटो। यस, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। ये स्प्रिंकलर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें पानी सीधा कहां छोड़ते हैं? फरो के अंदर छोड़ते हैं। लेपा में डायरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन वाटर की इन दी फरो। ठीक है, फरो याद रखोगे, किसमें करेंगे? फरो में, लो एनर्जी प्रेसिजन एप्लीकेशन। समझ गए? चलो आगे बात करें। छठे क्वेश्चन की बात कर लें, हटा दूं इसको। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 6 क्वेश्चन आप ये बताओगे कि जो, चलो अब इरिगेशन की बात हो रही है ना, तो बंबू का इरिगेशन सिस्टम जो है पॉपुलर है। बंबू इरिगेशन सिस्टम कौन से स्टेट में पॉपुलर है? सिस्टम पॉपुलर, पॉपुलर इन विच स्टेट? इन विच स्टेट? ठीक है, कौन से स्टेट में ये जो है पॉपुलर है? डायरेक्ट आंसर बताओ। चलो फिर हम बात करें आपका टांका, टांका एंड, टांका एंड खादिन्स इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन ही हो गए। 7 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको क्या बताना है? हाँ, व्हेन, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर हमारे पास टू इरिगेशन है, टू इरिगेशन है, ठीक है, हमारे पास टू इरिगेशन है और व्हीट में हमको अप्लाई करना है, विच स्टेट्स पे, विच स्टेजेस पे, स्टेजेस पे, कौन सी स्टेजेस पे हम उसको अप्लाई करेंगे? हमारे पास 2 इरिगेशन है तो कौन कौन सी उस पे हम अप्लाई करेंगे? चलो और बात करें। ठीक है, टाइम इज डन इन शुगर केन डैश मंथ, कौन से मंथ में जो है हम टाइम करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। टू इरिगेशन सीआरआई और फ्लोइंग, वेरी गुड, वाह मजा आ गया। मेघालय में करते हैं, वाह, आसाम में नहीं करते, मेघालय में करते हैं, वेरी गुड। जिन लोगों ने यूट्यूब की जो रिवीजन क्लास देखी होगी ना, वहाँ पूरा का पूरा बंबू का एक ड्रिप इरिगेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है, बंबू इरिगेशन, वो हमने समझा है। ठीक है, बबल इरिगेशन भी जहाँ वाटर स्कार्सिटी होती है वहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगस्त में करेंगे, नॉट जुलाई अगस्त, लिपिका ओनली इन अगस्त। ओके, जब विंड ज्यादा चलेंगी तब। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बता दो, निपिंग किससे रिलेटेड है? ये अभी लेटेस्ट पंजाब वीडियो में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निपिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? रिलेटेड टू विच क्रॉप? कौन सी फसल से संबंधित है ये आप लोगों को पता है। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। किससे रिलेटेड है ये आपका? रिलेटेड है किसे? यस, हाँ, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। ग्राउंडनट दे रहे हैं, ग्राउंडनट नहीं, निपिंग किससे रिलेटेड है? एक्चुअली सब लोग अब सही आंसर दे रहे हैं। किससे रिलेटेड है सर? चिकपी से रिलेटेड है। सब लोगों ने बता दिया। 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो बंबू तो किसका मॉडिफाइड है, एक एक करके समझ लेते हैं। थोड़ा सा हट जाऊं ताकि प्रॉपर आप आंसर को चेक कर पाएं। ठीक, चलो बात कर लें। हाँ जी, डायरेक्ट बात कर लेते हैं, किसी आंसर की बात कर लेते हैं, फिर हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। जैसे बात करेंगे बंबू इरिगेशन, तो ये ड्रिप का मॉडिफिकेशन है और कहां पर पॉपुलर है? मेघालय में। इसको हमने हमारे रिवीजन क्लास जो यूट्यूब पर होती है उसको मैंने डिस्कस किया था। टांका और खादिन्स किसका स्ट्रक्चर है? तो ये वाटर शेड का फॉर्म है। इसके वाटर शेड के एग्जांपल हो सकते हैं, वाटर शेड बोल दो या एग्जैक्ट बोलेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा?
एग्जैक्ट बोलेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। कौन सा? एक्चुअली ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप है, ये राजस्थान में ज्यादा पॉपुलर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये क्या है? टाइप है। समझ गए बात? चलो, दो इरिगेशन अगर है तो वीट के अंदर हमको अप्लाई करना है, तो पहला तो सीआई स्टेज पे करेंगे और दूसरा किस पे करेंगे? फ्लावरिंग पे करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई। ये तो पढ़ा हुआ है, कुछ नया थोड़ी पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं बस। चलो ठीक, अब आगे बात कर लें। टाइम कब करेंगे? तो अगस्त के महीने में ज्यादा पॉपुलर होता है, अगस्त में करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद निपिंग किससे रिलेटेड होती है? तो निपिंग आपके चिकपी से रिलेटेड होती है, चने से रिलेटेड होती है। निपिंग जो है चने से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है क्यों करते हैं? ताकि जो ऑक्सिलरी ग्रोथ है वो थोड़ी बच जाए, मतलब टॉप ग्रोथ है वो बच जाए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्लांट ऊपर की ओर मूव करता रहेगा, ऐसे लेटरल ग्रोथ नहीं करेगा, तो टॉप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। जैसे टॉपिंग वो किसके अंदर करेंगे? टोबैको के अंदर करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनर्जी डाइवर्ट करें ताकि प्रॉपर तरीके से प्लांट की ग्रोथ हो जाए। एक बात, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमको देखने को मिलता है कि जब कुटाई कर देते हैं, निपिंग उसको कुटाई करना पड़ता है, चने से रिलेटेड है, तो उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो गई, लेटरल ग्रोथ करेगा तो ज्यादा ऊंचा नहीं बढ़ेगा, झाड़ भी उसका अच्छा हो जाता है। एक केमिकल का नाम और बता दो जो किससे की जाती है उसके अंदर, जो ऑटोमेटिक हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर जो है कुटाई कर सकते हैं केमिकल से। चलो बताओ जल्दी, फिर कॉटन पे आ जाते हैं। ठीक है, टीबा, ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड, यस, ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड, टीबा जिसको कहा जाता है, टीबा से ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड से क्या करते हैं? हम निपिंग करते हैं। अब आज की क्लास में कॉटन और टोबैको पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ, भेड़ों से भी कुटाई करवा देते हैं, बट भेड़ फिर कुटाई थोड़ी करेगा, वो पूरी फसल को ही निपटाएगा। ठीक है, हाँ, चलो अब कॉटन की बात करते हैं। एक बात सुनो शांति से, ये जो कॉटन की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉटन एक्चुअली क्या है? इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप है और इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कॉटन से ही रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है सर? वो आपके कॉटन से ही रिलेटेड है, इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अच्छा सुनो और बातें सुन लो, जब फाइबर को हम बात करें, जब फाइबर का वजन करते हैं, फाइबर का जब वेट करते हैं, तो उसको बेल में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? बेल में, BALE, बेल में उसको मेजर करते हैं। तो एक बेल में जो है कितना होता है? प्लस माइनस 68, मतलब 168 प्लस माइनस 3 बेल होता है। मतलब एक बेल में, कॉटन की एक बेल में 171 किलो वजन भी हो सकता है और 165 किलो वजन भी हो सकता है। ठीक है, और मतलब या तो ये तो राउंड फिगर में बुक्स में 170 लिखा होता है, बट एग्जैक्ट में वो 168 प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है, सारी बेल्स का नहीं याद होता है, जूट का 180। ठीक है, भूपेंद्र सिंह जी खुश रहिए, जूट का 180 होता है। ठीक है, कॉटन का 170 होता है, बट प्लस माइनस 3 याद करके रखना, आइदर 165 और 171, बट मोस्ट कॉमन भी कंसीडर 170। ओके, अच्छा इंटरनेशनल यूनिट की भी बात कर लो, तो कॉटन को जब मेजर किया जाता है तो जो इंटरनेशनल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं सर? कैंडी उसको बोलते हैं। इंटरनेशनल यूनिट को क्या बोलते हैं? कैंडी। क्लियर? हाँ जी, क्लियर, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो बात, अब बात करें किसी बीटी कॉटन की बात करें, तो बीटी कॉटन में क्या हुआ है? ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बॉल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बॉल। अब ये सीड का ही पूरा हिस्सा होता है। ठीक है, इसको पूरे को क्या बोल देंगे? इस पूरे को बोल देंगे हम बॉल। पहले तो ये समझो, इस पूरे को क्या बोल देते हैं? बॉल इसको कह देते हैं। अब इस पे क्या है? एक कीड़ा अटक करता है जिसको क्या बोल देते हैं? बॉल बॉम्ब बोल देते हैं। अब इसके अंदर कीड़ा अटक है, हमको क्या दिक्कत है? हमको सर ये दिक्कत है कि वो जो अंदर जो व्हाइट कलर का इतना प्यारा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो फाइबर है ये पूरा टाइट अटैच होता है सीड के अंदर। अब इसमें जो है अगर मान लो, चलो क्या हो गया, अगर मान चलो इसके अंदर वो अटैक करेगा बॉल के अंदर, तो इसका जो जैसे सीड है अब उससे ऐसे लपेटा हुआ है ना, तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, इसकी लंबाई कम हो जाएगी। दूसरा एकदम व्हाइट है, इसमें वो अपना व्हाइट प्रोडक्ट भी छोड़ेगा तो कलर भी इसका खराब हो जाएगा। इसलिए बॉल बॉम्ब से अटैक से बचाने के लिए हमने बीटी कॉटन को डेवलप किया। बीटी एक्चुअली में सोयल बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? सोयल बैक्टीरिया है, जो क्या करता है? इंसेक्ट के डाइजेशन सिस्टम पर अटैक करता है। तो बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, हाँ यार, कितनी बार मैसेज लिखोगे आप ओवर स्मार्ट दिख रही हूँ? लिख रहा है लड़का और बोल रहा है लड़की। ओवर स्मार्ट का मतलब क्या है? मतलब बेइज्जती कर रहा है साले की, मतलब क्या कर रहा है भाई? आप ओवर स्मार्ट देख रही हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 बार इसने एक मैसेज लिखा है। ठीक, चलो बढ़िया। मैं चाहे ओवर स्मार्ट दिखूं, हाँ टाइम पास कर रहा है, मैं चाहे ओवर स्मार्ट दिखूं, मैं चाहे कैसा भी दिखूं, मुझे केवल पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा है। ठीक है, तो आपके जीवन में समस्याएं अगर आपको कम करना है ना, तो आपको जो टटियाना है, टटियाना मतलब आजकल लोग बतियाते नहीं हैं, आजकल लोग टटियाते हैं, तो आजकल जो टटियाने का सिस्टम है उसको छोड़ दोगे ना, जीवन में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, हाँ बाकी मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरा तो काम सर पढ़ाना है, मुझे तो जो है कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ज्ञान देने वाले आ गए। चलो ये एंजल प्रिया होगा, हाँ फेसबुक पे तो रहती थे। अब स्टार्ट करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन की बात करेंगे तो गोसिपियम स्पीसीज लिख दिया। बोले सर गोसिपियम स्पीसीज, यस, यहाँ पर भी एक से ज्यादा प्रजातियां हैं, कल्टीवेटेड है, इसलिए गोसिपियम स्पीसीज करें। चलो ओरिजिन क्या माना? इंडिया माना। ठीक है, डे न्यूट्रल की कैटेगरी में रखा जाता है इसको, कॉटन को डे न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वो तो आप लोग जानते हैं। दूसरा कॉटन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कॉटन जो है कहीं ना कहीं एरोजन को भी बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं एरोजन को भी थोड़ा सा बढ़ावा देगा। मालवेसी फैमिली में आता है। 26 क्रोमोसोम है देसी कॉटन के और 56 क्रोमोसोम किसके हैं? अमेरिकन कॉटन के। अगर नंबर ऑफ पेयर की बात करेंगे तो 13 पेयर जो है आपका किसमें आ जाएगा? यहाँ पर देसी में, और 26 पेयर किसमें आ जाएंगे आपके? यस, 26 पेयर आ जाएंगे आपके अमेरिकन। मतलब पेयर मतलब समझो, जोड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो रहा है आप सबको? ठीक है, चिकपी मतलब पीजन पी। हे भगवान, एक बहन जी पूछ रही है चिकपी का मतलब पीजन पी है ना सर? मतलब कौन सा कोना सही रहेगा यार बैठ कर रोने के लिए? हैं, क्लास लास्ट रोक देते हैं, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, पहले रो लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ चलो ठीक, चलो इतनी बात अब ये छोड़ दो भैया, सुन लो यार, अब सुन ही लो आप लोग। ठीक है, चिकपी, चिकपी का मतलब होता है चना। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बंगाल ग्राम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? बंगाल ग्राम भी इसको कह देते हैं, अकेला ग्राम भी इसको कह देते हैं। ठीक है, ये तो सब छोड़ दो भैया, ये तो आपकी बस की बात ही नहीं है। सुन लो इधर। ठीक है, पीजन पी, पीजन पी इसका मतलब होता है अरहर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेड ग्राम कहते हैं। ठीक है, हे हरिराम, हे प्रभु, ये क्या हुआ? मैं तो निपट गया प्रभु। चलो फिर बात करें ब्लैक ग्राम की। ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम मतलब किसको बोल रहे हैं? उड़द को बोल रहे हैं, उड़द इसको कह देते हैं। ठीक है, उड़द तो सब लोग समझ रहे होंगे, अंग्रेजी में लिख लो उड़द। ठीक है, ग्रीन ग्राम की बात करें, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम किसको कहते हैं? ग्रीन ग्राम आपके मूंग को कह देते हैं, अंग्रेजी में इसको मूंग लिख देते हैं, या इसको मूंग बीन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फली में है। ठीक है, तो ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पीजन पी, रेड ग्राम। ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ अब क्लियर हो गया आपको? चलो हाँ ठीक, चलो हाँ, एक के लिए पूरी क्लास डिस्टर्ब मत करो। यस सर, थैंक यू सर फॉर योर सजेशन। ओके ठीक है, बिगिनर को बिगिनर रेडी है, समझ गए? चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लोग ध्यान देने के लिए इतने बैठे हैं। चलो, हालांकि वो भी जो बताया वो आपके इंपॉर्टेंट है, क्रॉप के लिए जिनको नहीं पता है। चलो अब आगे बात करते हैं। एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में गुजरात है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। एरिया में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे गुजरात, मतलब इंटरलिंक है, इंटरचेंज है। मतलब कि एरिया में महाराष्ट्र के पास एरिया ज्यादा है कपास का, लेकिन प्रोडक्शन में गुजरात है। ठीक है, ये तो इंडिया की बात होगी। वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया इंडिया के पास है, दूसरे नंबर पे चाइना, बट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए, हमारा कोई नहीं है।
पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, दूसरे पे यूएसए है एरिया में। प्रोडक्शन पे पहले नंबर पे चाइना है। तो ज्यादातर चीजों में सेकंड पोजीशन पे है इंडिया प्रोडक्शन में, बट सेकंड पोजीशन भी हमारे अपने अपने आप में बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कंट्री हैं। एरिया में ऑस्ट्रेलिया हमसे बड़ा है, एरिया में ब्राजील हमसे बड़ा है, एरिया में कनाडा हमसे बड़ा है, लेकिन फिर भी हम सेवंथ पोजीशन पे आते हैं एरिया में। ठीक है, उसके बाद भी हम जो है सेकंड पोजीशन में है एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। समझ गए? चलो ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हम्म, आगे बात करें टाइप्स ऑफ कॉटन की। देखो, टाइप्स ऑफ कॉटन की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया? कॉटन की बेसिक जानकारी स्टार्ट की थी। टाइप्स ऑफ कॉटन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देसी कॉटन की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, अमेरिकन कॉटन की बात करें तो न्यू वर्ल्ड कॉटन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको एशियाटिक कॉटन भी कहते हैं। फोकस करते चलना सब लोग, ये सारा यहीं याद करवा दूंगा। एशियाटिक कॉटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको अमेरिकन कॉटन की बात कर रहे हैं। एशियाटिक मतलब एशिया में ज्यादा ग्रुप किया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन मतलब पुरानी दुनिया का कपास है, न्यू वर्ल्ड कॉटन मतलब नई दुनिया का कपास है। ठीक, अब एक तो यहाँ पर बात होगी गोसिपियम की। किसकी बात होगी सर? गोसिपियम की। तो गोसिपियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोसिपियम की जब बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तो गोसिपियम अर्बोरियम आ गया, गोसिपियम हर्बेसियम आ गया। दूसरा क्या है आपका? अमेरिकन कॉटन की बात करेंगे तो गोसिपियम हिरसोटम और गोसिपियम बारबाडेंस। ठीक है, एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा है कि देसी को आप अरहर से याद कर सकते हो, देसी कॉटन को आप अरहर से याद कर सकते हो। अच्छी ट्रिक है, बढ़िया बात है। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम है, मैम का नाम है, ये है आपका पूजा मस्के। थैंक यू मैम। इसको अरहर से याद किया जा सकता है। अर मतलब अर्बोरियम, हर मतलब हर्बेसियम। ठीक, वो समझेंगे आगे। अब अमेरिकन कॉटन की बात करें तो गोसिपियम हिरसोटम है और गोसिपियम बारबाडेंस है। बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको कितनी भी बार याद कर लो, जब एग्जाम में आता है ना तो याद नहीं हो पाता है। ठीक है, याद इसको कर लेंगे। गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम। ठीक है, एक गोसिपियम हिरसोटम, गोसिपियम बारबाडेंस। तो आपका एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हर्षु। उसका नाम क्या है? हर्षु। एक्चुअली उसका नाम हर्षित है। तो हर्षित या हर्षिता, मेल फीमेल के नाम को हर्षु ही बोलते हैं। तो हर्षु से हिरसु याद हो जाएगा आपका। ठीक, और उसके बाल बड़े बड़े हो गए, वो अमेरिका गया है बाल कटाने। तो बारबाडेंस के पास मतलब बारबार के पास गया कहां? अमेरिका गया है बाल कटाने। वो नई दुनिया का आदमी है ना, वो 5G टेक्नोलॉजी वाला आदमी है। वो जो कल की में जो गुज्जी कार जो भी ट्रेंडिंग में है, उससे गया है वो अमेरिका बाल कटवाने। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे। तो अमेरिका गया बाल कटवाने कौन? हर्षु मतलब हिरसु। बाल इसको क्या बोला? बारबार। तो हिरसोटम और बारबाडेंस याद हो जाएगा। ठीक है, एक बोल रहा है हर्षु बर्बाद है, बिल्कुल जैसे भी याद कर लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जैसे भी याद कर लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करेंगे ट्रिक की तो हिरसु बर्बा। ठीक है, कैसे याद करोगे? याद करोगे अरबो अरबा, दूसरा हिरसु बर्बा। मैंने ट्रिक आपको बताई कि हर्षु नाम का आपका दोस्त है। ठीक है, उसके बाल लंबे लंबे हैं और कटवाने कहां गया है? वो अमेरिका गया है। कहां गया है? वो अमेरिका गया है। तो हिरसु बर्बा, अरबो हरबा हिरसु बर्बा, इस ट्रिक से याद कर लोगे। ठीक है, याद हो जाएगा दोनों तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। तो हर एक ट्रिक जो स्टूडेंट ने बताई वो याद कर सकते हो, अर्बोरियम और हर्बेशियम। ठीक, और दूसरा कौन सा है? हिरसोटम और बारबाडेंस। क्या बात समझ में आ गई? 100% यहां से किसी भी एग्जाम की बात करेंगे क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो यहां कंफ्यूज कर देता है, हम यहां भी याद कर लेंगे तो भूल जाते हैं, इसलिए इसको ट्रिक से याद कर लो, हिरसु और बर्बा। ठीक है, मतलब बारबाडेंस हमने इसको याद कर लिया। या तो ये दो याद कर लो, जब ये दो याद हो गए तो बाकी के क्या रहेंगे? बाकी हमारे ये जो है आपके देसी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ गए बात? चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलेंगे, ताकि क्या हो कि हमको सारी चीजें बेसिक तरीके से याद हो जाए। जैसे बात करें सीड रेट के बारे में, देखो सीड रेट का थोड़ा सा लॉजिक कॉटन के अंदर भी वैसे होता है जैसे हमने राइस के अंदर पढ़ा। समझ रहे हो बात को? जैसे बात करें यहाँ पर 10 से 12 केजी, कुछ कुछ बुक्स में जो यहाँ पर 12 से 15 भी देखने को मिल सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो सीड का जो टेस्ट वेट होता है उसके अकॉर्डिंग सीड रेट डिसाइड होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है सीड रेट डिसाइड होती है। बट 10 से 12 केजी मान लो हमारे इंडियन कॉटन की, और अमेरिकन कॉटन की 18 से 20 केजी हो गई। ठीक है, एक तो सीड रेट की बात हो गई। दूसरी बात करें फाइबर के कलर की, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। फाइबर का कलर मतलब जो रेशा है उसका रंग कैसा है? अगर डल या लाइट ब्राउन है, मतलब एकदम व्हाइट क्वालिटी का नहीं है, तो उसकी बात करेंगे तो वो क्या है आपका? ये जो है आपका ये इंडियन कॉटन की बात करें, मतलब ओल्ड कॉटन की बात करें। समझ रहे हो? चलो फिर बात करें अमेरिकन कॉटन के बारे में, तो ये व्हाइट क्रीमी है। और हमने शुरू से देखा है कि अगर फाइबर का कलर कैसा है? एकदम लाइट कलर है, मतलब व्हाइट कलर है, एकदम चमकीला कलर है, तो मार्केट में उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो? मार्केट में उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो मतलब अमेरिकन कॉटन जो है कहीं ना कहीं क्या करता है? अमेरिकन कॉटन आपका अच्छी क्वालिटी का कॉटन रहता है, इसलिए ज्यादातर एरिया पे आप इसको लगा रहे हैं। बट लेटेस्ट की बात करेंगे तो लेटेस्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? लेटेस्ट में तो हम बीटी कॉटन की भी बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड कॉटन की भी बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, चलो जिनिंग परसेंटेज इसको डिटेल में समझेंगे। जिनिंग परसेंटेज मतलब हम जो कितना रेशा प्राप्त कर रहे हैं सीड से, वो जिनिंग परसेंटेज कहला रहा है। 36 to 42% होता है, वो वैरायटी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर 28 to 32% होता है। मतलब कहने का मतलब कि इंडियन कॉटन में हमको रेशा तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का रेशा नहीं है। ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का रेशा नहीं है। 36 to 42% मिल रहा है, बट कलर कैसा है? याद रखेंगे, याद हो गया डल कलर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 28 to 32% हो गया। अब सीड में ऑयल कंटेंट की बात करें, सीड में अगर ऑयल कंटेंट मतलब कपास के बीज में अगर तेल की बात कर रहे हैं तो 15 से 26%। ठीक है, वो भी तेल का जो कंटेंट है वो भी वैरायटी पर डिपेंड करता है, बट एवरेज हम लेके यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर अरबो हरबा की बात कर रहे हैं और दोनों यहाँ पर हिरसु हरबा की बात कर रहे हैं, जो भी याद करके यहाँ पर 14 to 80% मिल रहा है। ठीक है, 18% मतलब 14 से 18%। तो ये वाली टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? आगे हम कॉटन की बात करें। समझना बात को। तो कॉटन की जो बॉटनी, इसमें दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं। कौन सी ब्रांचेस होती हैं? याद रखोगे सर, दो टाइप से ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच का मतलब क्या है? एक तो हमारी हो गई आपकी मोनोपोडियल ब्रांच हो गई, जल्दी याद करेंगे, फोकस करेंगे। मोनोपोडियल ब्रांच, मोनोपोडियल ब्रांच किसके लिए जरूरी है अभी समझेंगे। दूसरा आपका होता है सिम्पोडियल ब्रांच। दूसरा कौन सा होता है? सिम्पोडियल ब्रांच। एक तो मोनोपोडियल और दूसरा सर सिम्पोडियल ब्रांच। ठीक है, तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है, अभी पंजाब वीडियो में भी आया हुआ क्वेश्चन है यहां से, कि ये जो मोनोपोडियल ब्रांच है, ये जो मोनोपोडियल ब्रांच है, ये पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करवाता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो दूसरी बात करें सिम्पोडियल ब्रांच के बारे में। जब सिम्पोडियल ब्रांच की बात करेंगे तो सिम्पोडियल आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करवाता है प्लांट की। कौन सी ग्रोथ करवा रहा है सर? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करवा रहा है, मतलब ये आपके लिए ये भी जरूरी है। तो पहले कौन सी आती है आप भी बताओ? पहले कौन सी आएगी? तो पहले आपकी आ जाएगी वेजिटेटिव ग्रोथ वाली। ठीक है, मतलब आपकी मोनोपोडियल ब्रांचेस पहले डेवलप होती हैं। इसके अलावा बात करें सिम्पोडियल, ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हमारा जो कॉटन है वो कौन सी ब्रांचेस से मिलेगा? वो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस से मिलेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अब इसको कैसे याद करेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो एम भी याद कर लो। एम भी मतलब एम फॉर मोनोपोडियल, वी फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। तो मोनोपोडियल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा लिखोगे एसआर। एसआर मतलब एसआर को याद नहीं करना है, एसआर मतलब हम सिम्पोडियल मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिम्पोडियल फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड मोनोपोडियल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना। ठीक, समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पिक्चर में आप देखो, या जो फोटो में आप देख रहे हैं ना,
तो जिन पे जो आपको बॉल लटके नजर आ रहे हैं, जो गेंदें आपको लटकी नजर आ रही हैं, जिसमें कॉटन लगा हुआ है, वो कैसा है? वो आपका सिम्पोडियल ब्रांच है। ठीक है, वो कैसी है? आपकी सिम्पोडियल ब्रांच है। समझ गए? तो कल्टीवेटेड कॉटन कैसा होता है? हमारा एनुअल नेचर का होता है, वो तो आप जानेंगे। टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम मतलब सबसे गहराई तक जाता है, इजीली पानी जो है आपका निकाल लेता है। समझ गए? चलो, दो टाइप की यहाँ पर ब्रांचेस अभी समझी। पहली का नाम, हाँ जी, क्या है? पहली का नाम है मोनोपोडियल ब्रांच, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, जो कहीं ना कहीं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होती है, इसलिए इनको वानस्पतिक शाखाएं भी हम कह सकते हैं। समझ गए? चलो, दूसरे की बात करें, सिम्पोडियल ब्रांचेस की बात करें, तो सिम्पोडियल ब्रांचेस आपकी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस कहलाती है। यहाँ से हमारा क्या होगा? मेन कॉटन वाला जो ग्रोथ है वो यहाँ पर होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या पढ़ लिया? कंपैरिजन कर लिया दोनों के बारे में, दोनों जो इंडियन कॉटन है और अमेरिकन कॉटन है उसको हमने कंपेयर किया। इसके अलावा हमने और क्या जानकारी देखी? ब्रांचेस की ग्रोथ के बारे में, मतलब कि जो कॉटन है उसकी बॉटनी हमने देखी। ठीक, चलो अब आगे और बात कर लेते हैं। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसको किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कहते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। ठीक है, इसकी जो कॉटन की लेंथ होती है, कॉटन मतलब समझ रहे हो, बार बार अगर कॉटन लिखा आ रहा है तो कॉटन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फाइबर की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है सर? वो रेशे की बात कर रहा है, वो फाइबर की बात कर रहा है। समझ गए? उसको किससे मेजर करते हैं? उसको एरिलोमीटर से मेजर करते हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, हमको याद करना है। हो गया याद? लेंथ को किससे मेजर कर रहे हैं? एरिलोमीटर से। समझ गए? चलो, और ये कहीं ना कहीं शॉर्ट डे नेचर अपना दिखाता है, बट ज्यादातर इसकी जो वैरायटी है वो डे न्यूट्रल कैटेगरी में आती है। ठीक है, कुछ ऐसी वैरायटी है जो शॉर्ट डे कैटेगरी में आ सकती है, बट ज्यादातर इसकी जो वैरायटी है वो डे न्यूट्रल की कैटेगरी में है। ये सब लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई आपको बात? ठीक, चलो, फिर जर्मिनेशन कैसा है? तो एफिजियल टाइप का है, ये तो बेसिक जानकारी है, इतना आपको याद ही रखना है। समझ गए? चलो, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें कॉटन फाइबर से रिलेटेड, तो कॉटन फाइबर की अगर बात करेंगे तो कॉटन फाइबर समझना, बात को थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। जैसे बात करें किसकी? हाँ जी, अगर बात करेंगे हम कॉटन फाइबर, तो ये किसका एलोंगेशन है? आउटग्रोथ है, जो एपिडर्मल लेयर होती है सेल की सीड के ऊपर, उसकी क्या है? ये एलोंगेशन है। समझ गए? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको लिंट कहते हैं। जब हमने फाइबर की बात करी थी तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि फाइबर दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो सीड से हमको फाइबर मिलता है, जिसको रिप्रोडक्टिव फाइबर कहते हैं, और एक वेजिटेटिव पार्ट से हमको फाइबर मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से भी हमको फाइबर मिलेगा, जिसको वेजिटेटिव फाइबर हम कह सकते हैं। जैसे जूट की बात करें तो जूट हमको कहां से मिल रहा है? स्टेम से मिल रहा है, याद है ना सब लोगों को? हाँ, इसके अलावा पाइनएप्पल की बात करें, अगेट की बात करें, तो ये लीफ फाइबर का टाइप है। जबकि कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन आपका सीड फाइबर होता है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव फाइबर का टाइप है। किसका टाइप है सर? रिप्रोडक्टिव फाइबर का टाइप है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी? ठीक है जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलो आगे बात करें। तो लिंट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सीड की आउटग्रोथ है, बीज के ऊपर जो रेशा बना है उसकी आउटग्रोथ है, जिसके कारण क्या है? हमको ये जो फाइबर है, जो लिंट है, हमको मिल रहा है। तो एक्चुअली कॉटन का जो फाइबर है उसको लिंट कहते हैं। तो बोले सर कहीं कहीं बुक्स में हज भी लिखा रहता है, FU वो भी है। वो क्या है? जब हम उसकी डिलिंटिंग कर लेते हैं, जब उसको निकाल लेते हैं फाइबर को, लेकिन कुछ ऐसा छोटा छोटा धागा जो अभी भी बीज से जुड़ा हुआ है, आगे फोटो देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो वो जो छोटा धागा है उसको हम हज कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हज हम कह देंगे। समझ गए? चलो, अब आगे बात करें किसी सॉइल और पीएच के बारे में बात करेंगे। तो आपको सबको पता है कि कॉटन की ग्रोथ के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे बढ़िया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े लंबे टाइम तक वाटर कहीं ना कहीं हमारा स्टोर रहता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो ब्लैक सॉइल सबसे बढ़िया मानी जाती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या इतनी बात आपको याद हो गई है? ठीक है जी, इतनी बात आपको सबको याद हो गई होगी। ठीक है, चलो, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, चल, कॉटन कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन ऑन द ऑल सॉइल एक्सेप्ट सैंडी और सलाइन और वाटरलॉग सॉइल। तो बोले सर अभी तो आप वाटर की बात कर रहे थे, अभी तो वाटर की बात कर रहे थे, समझना, वाटर की तो बात की, बट वाटर लॉग कंडीशन की बात नहीं करी। जब हम बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि कोई भी क्रॉप, जूट को और आपके राइस को छोड़कर किसी में भी क्या है? आपका कोई भी एक ऐसा क्रॉप नहीं है जो वाटर लॉग कंडीशन को सहन कर सके। समझ रहे हो बात को? चलो, तो वाटर लॉग कंडीशन को तो कोई भी वाटर लॉग कंडीशन सहन नहीं करेगा, जूट और राइस को छोड़ के। केवल पानी लंबे टाइम तक भरा रहता है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम है, बढ़िया फेवरेबल कंडीशन रहती है कॉटन की, तो इसलिए ब्लैक कॉटन को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि रेगुलर का मतलब ही होता है कॉटन। समझ गए? वाटर रिक्वायरमेंट 550 लिखा है। अच्छा समझो बात, कहीं कहीं 500 से लेके 700 एमएम भी लिखा होगा। क्या वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? इतनी हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है, 500 से 700 एमएम। वो इस पर टोटल, एक तो सीड रेट, एक वाटर रिक्वायरमेंट, एक क्रॉप स्पेसिंग, ये सारी वैरायटियों पर डिपेंड करती है। किस पर? वैरायटियों पर। समझ गए? चलो, ठीक है। हाँ, जो ढांचा है आपका वो एक्सट्रीमली ड्रॉट कंडीशन में उसको लगाया जा सकता है, वाटर लॉग कंडीशन के लिए वो नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? चलो, क्लियर? ठीक, चलो, इसके बाद पीएच की बात करें तो पीएच कितना है? 5.5 से 8, इसलिए सुटेबल पीएच माना जाता है। मतलब अगर कहीं ना कहीं न्यूट्रल सॉइल के आसपास पीएच है तो बढ़िया माना जाता है। समझ गए? चलो, आगे बात करें टेंपरेचर के बारे में। तो 16 डिग्री टेंपरेचर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। अब कौन सी एग्जाम में पूछा गया वो तो याद नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईबीपीएस में आया ये मुझे श्योर नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया है कि कॉटन की जर्मिनेशन के लिए, मिनिमम जर्मिनेशन के लिए टेंपरेचर कितना चाहिए? तो यहाँ पर आपका 16 डिग्री टेंपरेचर चाहिए। समझ गए? प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चाहिए, और एवरेज टेंपरेचर क्या हम 25 टू 35 ले सकते हैं? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। और मैक्सिमम टेंपरेचर कितना सहन कर सकता है? 43। अच्छा, ज्यादातर क्रॉप में मेज का भी टेंपरेचर याद है, 44 डिग्री सेल्सियस हमने याद किया था। समझ गए? इतनी बात तो आपको क्लियर है। चलो, अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, टेंपरेचर वाली बात हो गई, अब इधर देखो, थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, एक मिनट, देखो पिक्चर में देखो, यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आप क्या देख सको, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सको। ये काय का स्ट्रक्चर है सर? ये बॉल का स्ट्रक्चर है। बहुत क्लीन फोटो है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है आपका? ये कॉटन का बॉल हो गया। इसको क्या बोल देंगे सर? इसको कॉटन बॉल हम बोल देंगे। समझ गए? चलो, अब ये क्या है सर? ये जो है आपका, ये आपका मैच्योर फाइबर है। ये आपका क्या है सर? ये मैच्योर फाइबर है। तो बोले सर ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको ऐसे पता चलेगा जब ये पूरी तरीके से पक जाता है, मतलब ये मैच्योर हो गया, इसने पूरी अपनी ग्रोथ ले ली, जितनी इसकी फाइननेस आनी थी, जितनी इसकी लेंथ आनी थी, वो डेवलप हो गई। तो क्या होता है? समझना बात को। फिर क्या होगा? ये अपने आप ही जो बॉल है ना, ये ओपन हो जाएगी। अभी ऐसी बंद है, हाथ पे ध्यान देना, ये जो मान लो बंद बॉल है, अभी पक गया है, तो क्या होगा? अपने आप कुछ ऐसे करके खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है तिरक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, डिसऑर्डर भी है, तिरक, ये इसको बैड बॉल ओपनिंग भी कहते हैं। वो क्या होता है सर? वो ये होता है कि जो बॉल है, जिसको गुलर या डेंडू भी कहते हैं हिंदी में हम, वो जो बॉल है, ये जो बॉल आपको नजर आ रही है ना, ये प्री मैच्योर ही ओपन हो जाएगी, मतलब पकने के पहले ही ओपन हो गई ना, तो इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को तिरक बोलते हैं। तिरक ये आपका डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, या इसको बैड बॉल ओपनिंग कहते हैं। बैड बॉल मतलब गलत तरीके से बॉल हमारी ओपन हो गई है, इसलिए इसको बैड बॉल ओपनिंग कहते हैं। अब एक चीज और समझना, आपको क्या समझोगे? हम बात कर रहे हैं हार्वेस्टिंग मेथड की। ठीक है,
हाँ, रेगुल सॉइल को रेगुल और रेगड़ दो अलग-अलग कांसेप्ट हैं। रेगुल आपका ब्लैक सॉइल को कहते हैं और रेगुल का पता नहीं, ठीक है? दो कांसेप्ट अलग हैं। जो हार्वेस्टिंग मेथड है उसका नाम आपने लिख दिया किससे? पिकिंग से रिलेटेड, ठीक है? पिकिंग से रिलेटेड है। तो पिकिंग एक मेथड होती है जो कॉटन के अंदर काफी कॉमन है। इसमें क्या करते हैं? देखो, जैसे ये वाला बॉल मेरा पक गया। ध्यान से समझना, मैं हार्वेस्टिंग को भी यहीं इसी फोटो में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका देखो, ये वाला जो ऊपर का छिलका है ना, यहाँ देखो पूरी तरीके से वो सूख गया है, ठीक है? वो हल्का सा ड्राई हो गया, तो आपका फुल्ली ओपन हो गया बॉल। अब इसको मैंने क्या कर लिया? इसको तोड़ दिया, या तो डंठल के साथ तोड़ दूंगा, वैसे तो डंठल के साथ ही तोड़ा जाता है, तो ये आपकी पिकिंग कहलाती है। अब मान लो ये तो पक गया, लेकिन बगल वाले में अभी टाइम है, बगल वाला अभी नहीं पका है, तो कुछ टाइम बाद जब जो ऐसे ओपन हो गई है फुल्ली मैच्योर्ड हमारी बॉल, उनको हमने पिक कर लिया, उनको हमने तोड़ दिया। समझ लो बात को? उनको पिक कर लिया, उनको हमने तोड़ लिया, तो ये पिकिंग मेथड कहलाता है। तो कॉटन में हम 4 बार 5 बार, वो वैरायटी पर डिपेंड करेगा, कुछ इस तरीके से पिकिंग कर लेते हैं, तो बॉल क्या है ये भी समझ में आ गया है, ठीक है? कॉटन का जो कांसेप्ट है वो भी समझ में आ गया है। चलो आगे बात करते हैं। अब स्पीशीज की बात करते हैं। अब स्पीशीज हमने बार-बार टेंस याद करी थी, बार-बार की नाम याद आया, हाँ, हरसू का नाम याद आया, तो बार-बार के पास कब जाते हैं? जब आपके बाल लंबे-लंबे हो जाते हैं। ऐसे ही जो 4 स्पीशीज हमने कॉटन के अंदर पढ़ी है ना, सबसे ज्यादा जो लंबा फाइबर होता है वो बार-बार टेंस का ही होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा लंबा फाइबर किसका होता है? बार-बार टेंस का ही होता है। क्या बात आपको सबको समझ में आ रही है? ठीक, तो देखो यहाँ पर बार-बार टेंस की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई प्लांट हाइट, ये हो गई फाइबर की लेंथ, ये हो गया आपका एरिया। तो सबसे ज्यादा फाइबर की लेंथ किसकी है? 3.6 आपकी बार-बार टेंस की है। हिरसोटम की तो प्लांट हाइट 1.5 मीटर के आसपास है। मतलब सबकी बात करें तो राउंड फिगर में 1.5 मीटर के आसपास जो है आपकी प्लांट की हाइट है, मतलब 5 फीट मोटा-मोटा हिसाब लगाएं तो 5 फीट के आसपास प्लांट की हाइट होने वाली है। तो प्लांट की हाइट से ज्यादा रोल नहीं है हमको लेना देना, हमको फाइबर की लेंथ से मतलब है, ठीक है? तो लगभग आप देखोगे तो 1.5 टू 2.5 एवरेज निकाल रहे हैं, लगभग 1.5 से 2.5 या 1.25 टू 1.5 यहाँ पर आपकी लेंथ है किसकी? फाइबर की। किसके अंदर की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपके, ये बात करें हमारे देसी कॉटन की, ठीक है? जिसको एशिया कॉटन भी करें, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी करें। तो यहाँ की बात करेंगे तो 2 से 5 तक वो वैरायटी पर डिपेंड करेगा, तो ये तो याद करना है सर, ठीक है? जल्दी से इसको याद करो। परसेंटेज ऑफ एरिया, कितने एरिया में कवर कर रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करोगे तो सबसे ज्यादा हिरसोटम को जो है लगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा हिरसोटम को लगाया जा रहा है। बट बीटी कॉटन का भी जगह आ गया ना, तो इसलिए हम इनको जो परसेंटेज वाइज बात करते हैं ना, वो तो पीएच कितना था? पीएच था आपका 5.5 से 8 के आसपास, बट 5.5 से 7.5 हम प्रेफर कर लेंगे, ठीक है? चलो समझना बात को। तो एरिया तो इसका याद कर लेना। जैसे देखो 4 ऑप्शन आपको दे दे, 4 ऑप्शन में वो आपसे पूछे कि बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन, अब चारों में से हमको कोई एक को चुनना है, ठीक? तो जिसका एरिया ज्यादा है उसको चुन लेना। तो गोसिपियम हिरसोटम जो है ज्यादा एरिया में ग्रो किया जाता है, तो 4 में से किसी एक को हम चुन सकते हैं। समझ गए? चलो इतनी बात समझ में आ गई, याद हो गया? जल्दी से याद करो। क्या याद करोगे? याद ये करोगे सर आप लोग, ठीक है? याद ये करोगे आप लोग, क्या याद करोगे कि यहाँ पर बात हो रही थी किसकी? आपकी लेंथ की जब बात हो रही थी, तो इंडिया वाला जो है उसका तो 1.5 से 2.5 हमने याद कर लिया, ठीक? दूसरी किसकी बात करें? अमेरिकन कॉटन की बात करेंगे, तो अमेरिकन कॉटन का आपका एक का तो 2 से 3 हो गया हिरसोटम का, और बार-बार डेंस का 3.5 से 5 किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सेंटीमीटर की, एमएम की बात कर रहे हैं, ठीक है? यस, एमएम में 18 से 30 ले सकते हैं, सेंटीमीटर में 1.8 टू 3 सेंटीमीटर, केवल इतनी ही हाइट मिलेगी लेंथ, मतलब जैसे आपका बीज है, इसके राइट साइड में कहाँ गया? ये है। जैसे मान चलो इसके आसपास क्या है? इसके आसपास फाइबर अटैच्ड है, ठीक है? अब वो जो रेशा लिया जो चारों तरफ लपेटा हुआ था उसको ऐसे करके लंबा किया, तो उसकी लंबाई कितनी है? समझ गए? ये क्या कहलाएगी? फाइबर की लेंथ कहलाएगी। समझ गए? इतनी बात क्लियर? चलो आगे बढ़ जाएं। याद हो गया यहाँ तक? चलो हो गया याद? हाँ जी, चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉटन की बात कर रहे हैं, सीड रेट की बात कर रहे हैं, स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, प्लांट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। समझना बात। तो देसी कॉटन की तो 10 से 12 यहाँ पर सीड रेट मिल गई। मैंने आपको बोला था ना कि कॉटन की सीड रेट कहीं-कहीं 12 से 15 भी देखने को मिल जाती है, वो वैरायटी पर निर्भर करती है। 60 into 15 क्या हो गया यहाँ पर? 60 into 15 स्पेसिंग, और लगभग 1,11,000 पौधे हो गए। फिर बात करें अमेरिकन कॉटन तो 18 से 20 सीड रेट हो गई, 60 into 30 यहाँ पर स्पेसिंग हो गई, 55,000 के आसपास प्लांट हो गए। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। फिर हाइब्रिड कॉटन 2 से 3 किलोग्राम सीड रेट होती है, एक तो ये हो गई। कहीं ना कहीं हाइब्रिड कॉटन की आपकी कितनी लिखी रहती है? आपकी 1.5 से 2 भी लिखी रहती है, ठीक है? 2 से 3 अभी याद कर लो, 2 तो एटलीस्ट आपको लेके जाना है। 100 into 60 यहाँ पर आपकी ये पॉपुलेशन हो जाएगी 1,66,000, स्पेसिंग 160। बीटी कॉटन 1 से 1.5 केजी के आसपास आपको याद रखना है बीटी की रेट। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बीटी कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर कितनी होती है? तो 10,000 प्लांट पॉपुलेशन होती है। समझ गए? 1 हेक्टेयर में। और एक आपका जो कॉन्सेप्ट है जो यूएसए ने डेवलप किया था, जिसको यूएनआर कहते हैं, मतलब अल्ट्रा नैरो रो कहते हैं, तो 19 into 19 सेंटीमीटर पे इसको लगाते हैं, और इसमें जो है आपकी पॉपुलेशन कितनी मिल जाएगी? इसमें आपकी पॉपुलेशन मिल जाएगी 2,77,000 के आसपास। कितनी मिल जाएगी? 2,77,000 के आसपास मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर? इसको एक बार जल्दी याद करो क्योंकि पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर? ठीक, आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करें? तो आगे बात करेंगे हमारे कैटेगराइजेशन की बात करेंगे, स्टेपल लेंथ की। समझना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा टॉपिक लेंथी लग रहा होगा कॉटन का, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। तो शॉर्ट स्टेपल की बात करेंगे तो 19.5 एमएम के आसपास यहाँ पर स्टेपल की लेंथ आ गई, ठीक है? और बात करें मीडियम की तो 20 से 21 सेंटीमीटर, सुपर की 22 से 24, और लॉन्ग स्टेपल 24 से 26, और सुपीरियर सुपीरियर मतलब अगर उसकी स्टेपल की लेंथ 27 से ज्यादा है एमएम में या सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर, और एमएम में 27 उससे ज्यादा है तो उसको सुपीरियर मान लेते हैं। मतलब इतना तो मान के चलना है कि 1.95 मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास तो क्या है आपका ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इतनी तो जो स्टेपल स्टेपल समझ रहे हो? स्टेपल मतलब वो किसकी बात कर रहा है? स्टेपल मतलब वो फाइबर की बात कर रहा है। स्टेपल मतलब वो फाइबर की बात कर रहा है। बात समझ में आई? चलो अब कॉटन के सोइंग टाइम की बात करेंगे तो इरिगेटेड कंडीशन में अप्रैल महीने में लगा लेते हैं। बोले सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मतलब इसको हमको जून के पहले पहले लगाना है। कुल मिला के बात ये है, इसको जून के पहले पहले लगाना है, तो अप्रैल महीने में लगा सकते हैं और कभी कभी मई जून में भी इसको लगाएंगे। वो डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि पानी कैसा है। अगर पानी जो है पहले आ गया मई के आसपास तो मई में लगा लेंगे, थोड़ा लेट से आएगा तो कब लगाएंगे? मई तो जून में लगाएंगे। क्या बात याद हो गई? ठीक है, क्या बात याद हो गई? ठीक, समझ में आ गई बात आपको? चलो नॉन इरिगेटेड में जून जुलाई में लगाएंगे क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? मानसून पे। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ मई में लगा सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, मई का टाइम तो आपको याद रखना है। सेंट्रल इंडिया में लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है? इट टोटली डिपेंड ऑन दी मानसून इन अनइरिगेटेड कंडीशन। ओके, साउथ इंडिया में सितंबर अक्टूबर में भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। एनपीके की बात करेंगे तो 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 टन एनपीके वो तो देते ही हैं, 25 से 30 किलोग्राम के दे रहे हैं फास्फोरस, और 25 से 30 किलोग्राम की पोटाश दे रहे हैं, तो वो जो है आप याद कर सकते हो। चलो आगे बात करें क्रिटिकल स्टेजेस की बात करेंगे। तो जब क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं तो क्रिटिकल स्टेज वाला कॉन्सेप्ट समझना कि एक तो फ्लावरिंग स्टेज हो गया, एक बॉल फॉर्मेशन हो गया। तो जो आप पिक्चर में देख रहे हो, थोड़ा तरीके से देखना, मैं इसको जूम कर देता हूं। ये आपका बॉल फॉर्मेशन वाली स्टेज है। कौन सी
सी स्टेज है सर? ये आपकी बॉल फॉर्मेशन वाली स्टेज है। कुछ इस तरीके से बॉल को डेवलप होता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है? कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये जो है बॉल आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब दूसरा देखना, जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा, ये क्या कहला रहा है आपका, ये आपका बॉल कहला रहा है। समझ गए? चलो क्लियर, ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बॉल फॉर्मेशन स्टेज समझ में आ गई। बॉल फॉर्मेशन कब होगा? जब फ्लावरिंग डन हो जाएगा, मतलब फ्लावरिंग के बाद वाली जो स्टेज है वो बॉल फॉर्मिंग कहलाती है। ठीक, अब वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट 700 से 800, 800 भी हो सकता है, हमने कितना पढ़ा, 500 से 700 वैरायटी पे भी डिपेंड कर सकता है। एवरेज कितना याद कर लोगे? 550 में याद कर लोगे। ठीक, तो पहले इरिगेशन की बात करें तो 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। फिर दूसरा बर्ड फॉर्मेशन स्टेज, जो बर्ड फॉर्मेशन आपने देखा धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है। और थर्ड जो है वो फ्लावरिंग स्टेज हो सकता है। फ्लावरिंग मतलब जब फूल पूरा डेवलप हो गया है, मतलब फ्लावरिंग मतलब वो आपकी बर्ड के पहले वाली जो बात है उसकी बात नहीं, पहले बर्ड निकलेगा, बर्ड मतलब ये फ्लावर बर्ड की बात कर रहा है, फ्लावर बर्ड। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? फ्लावर के बाद आपका बॉल फॉर्मेशन आ जाएगा। बर्ड और बॉल में कंफ्यूज मत होना, बर्ड मतलब कलिका की बात कर रहा है, बॉल मतलब बॉल मतलब किसी बात कर रहा है, वो उसकी बात कर रहा है आपके पूरे स्ट्रक्चर की। कुछ इस तरीके से हम जो है कौन सी मेथड करते हैं, वैसे तो फ्लडेड मेथड यूज करते हैं, बट ड्रिप इरिगेशन भी सुटेबल माना जाता है। अगर एरिया जहां पर पानी की कमी है तो ड्रिप इरिगेशन भी हम यूज कर सकते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट की बात हो गई। अब आगे बात करें बीटी कॉटन के बारे में। तो बीटी कॉटन को मोनसेंटो ने डेवलप किया था 1987 में, बट वर्ल्ड में कल्टीवेटेड ये हुआ 1996 में। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, समझ गए? ओके, चलो। सो बीटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2002, ये भी आप याद रखोगे, कब 2002 में इसको डेवलप किया, इंडिया में आया। तो एक तो ये 2002 वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे, और पहली बार 1996 में इसको यूज किया गया। ठीक, अब इसकी कुछ वैरायटी है, जैसे एमआरसी 6304, 6301, मैक 12, 162 अंकुर, ये वैरायटी आपको याद रखना। समझ गए? चलो अब इसकी बात किसकी बात करें, अब बात करें हमारे बीटी कॉटन के बारे में। तो बीटी कॉटन, बीटी का मतलब क्या है सर? बैसिलस थोरियोनजेंसिस। क्या मतलब है? बैसिलस थोरियोनजेंसिस। क्या बात आपको समझ में आ गई? और ये किस पे अटैक करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर। कौन? बैसिलस थोरियोनजेंसिस नहीं, वो तो केमिकल है जो बॉल के ऊपर है। अब कोई बॉल छिलके को खाया, वो तो उसको एज यूजर जाएगा, अंदर उसकी घुसने की आदत है। बॉल कैसे बॉल है, उसके अंदर आया, छेद किया, अंदर घुसा, और अपने जो एक्सक्रीट है उसे लेयर भी बंद कर दी। आपको समझ में नहीं आया कि इसके अंदर कीड़ा है, अब वो अंदर खा रहा है। लेकिन जब छिलके को खाएगा, तो जब बीटी वाले छिलके को खाएगा तो वो पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि गॉसिप बॉल एक टॉक्सिन्स है जो लेयर पर है किसी इसके बॉल के, ठीक है, बीटी बॉल पे, उसको खाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को वो अटैक करेगा, अंदर घुसने के पहले ही वो निपट जाएगा। समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं जीएम कॉटन की बात करते हैं। जीएम कॉटन क्या सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की जब हम बात करते हैं, जीएम क्रॉप की बात करते हैं, या ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करते हैं, तो वैसे तो जीईएसी मतलब जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने पहली बार पब्लिश किया मार्च 2002 में, किसने? जीईसी ने, कि इंडिया में आप जीएम क्रॉप मतलब बीटी को जो है लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बस इतना ही फैक्ट याद रखना जो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? क्लियर? चलो ठीक। क्राइजीन 1, क्राइजीन 2 वो जीन है जो बीटी के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको अटैक करते हैं। वो जीन है जो कहीं ना कहीं हेल्प कर, हाँ जी, क्राइजीन 1, क्राइजीन, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, हाँ जी। आगे बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे। तो H4 पहली इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है, हाइब्रिड 4 H4, ये याद रखोगे। इंटर स्पेसिफिक मतलब इंटर हिंसोटम के बीच में इसको क्रॉस करवाया था, ठीक है। सीटी पटेल ने इसको डेवलप किया था, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना याद करोगे। 1970 में इसको डेवलप किया। अच्छा, H4 और बायोलक्ष्मी बहुत पूछा जाता है, ये इंटर स्पेसिफिक है, ये इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर मतलब विद इन स्पीसीज में अगर क्रॉस करके बनाना है तो इंटर स्पेसिफिक हो गया, और इंटर स्पीसीज मतलब कि देसी और अमेरिकन कॉटन के बीच में क्रॉस करवाया तो इंटर स्पीसीज कहलाता है। बायोलक्ष्मी जो हिर्सुटम और बारबाडेंस के बीच में जो हमने क्रॉस करवाया, हिर्सुटम तो अमेरिकन हो गया, लेकिन बारबाडेंस कौन सा है? ठीक है, याद आ रहा है? हाँ जी, ठीक। चलो, ये यूएस धारवाड़ में इसको डेवलप किया गया। इसके अलावा सूर्या है, सविता है, धनलक्ष्मी है, एक और वैरायटी है, कौन सी? सुजाता। सुजाता गेहूं की भी वैरायटी है, सुजाता कॉटन की भी वैरायटी है, दिग्विजय भी है, ठीक है, संजय भी है, और भी वैरायटी है। तो ये तो आपको याद रखने हैं, ठीक। चलो अब ये टेबल याद करोगे। देसी या ओल्ड वर्ड कॉटन की बात करेंगे तो G77 एंड दिग्विजय की बात होगी, ठीक। इजिप्शियन कॉटन ये बहुत पूछा जाता है, ऐसा ही लिख के पूछेगा। इजिप्शियन कॉटन की वैरायटी तो सुजाता, सेवन ये नॉन हाइब्रिड है, सेवन वैरायटी का नाम है, ठीक है। अमेरिकन कॉटन MCU 454589। इंटर स्पेसिफिक कौन सी वैरायटी है, ये याद करोगे। इंटर स्पेसिफिक कौन सी है, ये याद करोगे। मेरे हिसाब से वैरायटी का इतना वाला पार्ट तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इंट्रा का मतलब अंतरा होता है, और इंटर का मतलब अंतर होता है, ठीक है, समझ। तो आगे किसकी बात कर रहे हैं हम आगे बात कर रहे हैं हम बात करेंगे आगे वैरायटियों की, तो हमने बात कर ली। चलो और आगे बात कर लेते हैं। अब स्पेशल प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल प्रैक्टिसेस में आपका टॉपिंग हो गया। टॉपिंग का मतलब क्या होता है? टॉप पोर्शन को रिमूव करते हैं, उसको हाँ वीडियो स्टक हो गई थी, यस आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेट, बट ओके। स्पेशल प्रैक्टिसेस में टॉपिंग का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके से टॉप पोर्शन को रिमूव कर देंगे, जब उसकी हाइट 1 से 1.25 मीटर के आसपास आएगी, 80 से 90 दिन में करेंगे, दिन याद करोगे तब 80 से 90 दिन में। और सिम्पोडियल ब्रांचेस को क्या करेगा? ये बढ़ावा देगा, और कहीं ना कहीं क्या करेगा? आपका ये बॉल के डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। तो मोनोपोडियल ब्रांच याद है, सिम्पोडियल को बढ़ावा देना है, ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक, वैरायटी वाला लो वापस देख लो, ये वैरायटी वाला हो गया, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं। टॉपिंग की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से टॉपिंग किया जाता है, क्यों करेंगे? ताकि हमारी जो सिम्पोडियल ब्रांचेस हैं उनको बढ़ा सके। ऐसा याद किया था, एमवी मोनोपोडियल फॉर वेजिटेटिव, ऐसा मतलब सिम्पोडियल फॉर रिप्रोडक्टिव, तो इसको हटा देंगे। जैसे वो निपिंग की बात करें, बिल्कुल सेम कांसेप्ट है। यहाँ पर इसको टॉपिंग करें 80 से 90 दिन में करेंगे। अगला इसको निपिंग भी कह सकते हैं, मैंने जानबूझ के निपिंग लिख दिया ताकि आप किसी बात आपको क्या याद रह जाए, आपको टॉपिंग याद हो जाए। सेम कांसेप्ट है, 80 से 90 दिन में ही करेंगे। ये निपिंग ना बोल के मोस्ट करेक्ट क्या है टॉपिंग, क्योंकि निपिंग नाम टॉपिंग का ही है, बट निपिंग हमारे चने में जो है पॉपुलर है। फिर पिकिंग की बात करेंगे। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, पिकिंग क्या है? शुड बी ओनली डन व्हेन बॉल आर फुल्ली ओपन, मतलब कब करेंगे? जब हमारा जो बॉल है वो क्या करेगा? पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा। फोटो में देखो, ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है? जो फुल्ली ओपन बॉल है उसको पिक कर ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आवाज क्लियर है ना? हाँ, ये क्या कहलाएगा सर? आपका ये पिकिंग कहलाएगा। ये कौन सी मेथड है? ये हार्वेस्टिंग की मेथड है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बात कर लें। आगे किसकी बात करेंगे? आगे जिनिंग के बारे में बात करेंगे। अगर जिनिंग की बात करें, समझना बात, जिनिंग की बात करेंगे, क्या होता है? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन इज नोन एज जिनिंग। अब ये सीड कॉटन क्या है? कॉटन सीड और सीड कॉटन, अभी तो समझते हैं, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, अभी नहीं होगी, थोड़ी सी देर से समझ लो। ये जो सीड कॉटन है, सीड कॉटन मतलब सीड प्लस कॉटन, मतलब उसके पास सीड भी है और सीड के ऊपर कॉटन भी है, इसलिए हम उसको सीड कॉटन कह रहे हैं। या याद कर लो, सीड प्लस लेंट, वो क्या हो गया आपका? सीड कॉटन। एक होता है कॉटन सीड, कॉटन सीड, हाँ सर, एक सीड कॉटन, एक कॉटन सीड। तो कॉटन सीड मतलब कॉटन का सीड, कॉटन का सीड, कपास का बीज, अकेला कॉटन सीड हो गया। लेकिन सीड कॉटन की बात करेगा सीड प्लस फाइबर प्लस लिंक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा?
हाँ, सीड कॉटन में कॉटन लगा रहता है। वेरी गुड, ठीक। अब जिनिंग परसेंटेज 33% आ गया, बट बड़ी फ्रॉम वैरायटी टू वैरायटी, समझ लेते हैं। अच्छा सुनो, एक तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ किया जाएगा सर? ये फैक्ट्री में अगर इसको करेंगे ना, तो फैक्ट्री में ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में इजी टास्क नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मशीन है जहां कॉटन को निकाला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं जिनिंग परसेंटेज के बारे में। तो जिनिंग परसेंटेज क्या होता है? वेट ऑफ फाइबर, उसका कितना फाइबर का वजन कितना है, वेट ऑफ सीड कॉटन इनटू 100। अब नीचे वाला पहले ध्यान से सुन लो। एक तो है कॉटन सीड, मतलब सीड आफ्टर रिमूवल ऑफ लिड, जरूरी याद कर लो, कंफ्यूज मत होना। एंड सीड और कॉटन, सीड कॉटन मतलब सीड प्लस लिड। देखो कॉटन की बात करें तो कॉटन को दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक कितना क्या लिखा है आपका? सीड कॉटन लिखा है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? सीड कॉटन। तो सीड प्लस कॉटन कर लो इसको अपने दिमाग में, ठीक। एक है कॉटन सीड। अब इसको क्या बोल रहा है? कॉटन सीड की बात कर रहे हैं ना, तो बस ऐसे याद कर लो, कॉटन का सीड मतलब अकेले बीज की बात कर रहा है, ठीक। तो इसको सीड प्लस कॉटन कह दो, या फिर इसको क्या बोल देंगे? लिंट बोल देंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फाइबर बोल देंगे, या इसको क्या बोल देंगे? फाइबर बोल देंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक, क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक, चलो। तो कॉटन सीड, सीड कॉटन की बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो मतलब क्या बात हो रही है? वेट ऑफ फाइबर, मतलब यहाँ पर लिखो फॉर्मूला, जिनिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज में निकालना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ फाइबर मतलब फाइबर का वजन कितना है, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आप लोग बना लेते हो, बट ये इजी है। वेट ऑफ फाइबर अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन, मतलब सीड के साथ कॉटन का कितना वजन है, मतलब सीड प्लस लिंट की दोनों की बात कर रहा है। तो सिंपली हम क्या लिख रहे हैं? सीड प्लस कॉटन, समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, इनटू 100। ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका जिनिंग परसेंटेज कहलाएगा। मतलब फाइबर का हमको अभी वजन कितना मिला और टोटल फाइबर का वजन कितना था, उसको 100 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? जी हाँ, हमको मिल जाएगा आपका जिनिंग परसेंटेज, ठीक। तो एवरेज कितना है? 28 से 30%, अर्बोरियम का 34 से 38%, हिरसोटम का 36 से 42%, हर्बेशियम और बारबाडेंस का। तो कैसे निकालोगे? देखो मान के चलो, समझ लो, मान के चलो मुझे 60 केजी फाइबर मिला, ठीक। लेकिन वो जो 60 केजी एग्जैक्ट में मुझे फाइबर मिला है, वो मुझे 120 केजी कॉटन सीड से मिला है इनटू 100। तो आप कैलकुलेट करके निकाल लो कितना परसेंटेज, जिनिंग परसेंटेज वो निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है। मैंने तो कुछ सोच के नहीं लिखा, निकाल लोगे तो कितना हो गया? ये तो 1/2 हो गया, इनटू कर देंगे तो 50% यहाँ पर जिनिंग परसेंटेज आ गया। मतलब आपको फाइबर कितना मिला और कितने कॉटन सीड से आपने फाइबर निकाला, दैट इज योर जिनिंग परसेंटेज, ठीक है। क्लियर होगी बात? सबको क्रिस्टल क्लियर एकदम? समझ गए? चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लें। जिनिंग परसेंटेज तो मैंने बता दिया है। क्या बताया? कि फाइबर का वजन कितना है, फाइबर का वेट आपको कितना मिला है, और आपके पास सीड कॉटन कितना था, एक्चुअल में सीड कॉटन कितना था, इनटू आपने 100 किया। जैसे सेम कॉन्सेप्ट है आपका हलिंग जैसा। हलिंग याद आ रहा है? जी हाँ सर याद आ रहा है। किसमें पढ़ा है? राइस में पढ़ा था। राइस में हलिंग कैसे पढ़ा था? कि मान के चलो हमारे पास 100 केजी राइस है, पैडी है, अब उससे कितना गेन हमको मिला, देखो 66 लिख दिया, वेरी गुड। तो वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। क्यों? जैसे मान के चलो मैंने बोला कि हमको 70 केजी फाइबर मिला है, ठीक है। लेकिन जो कॉटन सीड है, सीड कॉटन सॉरी नॉट कॉटन सीड, सीड कॉटन जो है उसका वजन मान के चलो 180 किलो था। तो हमको जिनिंग परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, कैलकुलेट करके सब लोग 126 नहीं आएगा, गलत आप कैलकुलेट कर रहे हो। जो टोटल है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, मैथ में भी पढ़ते हो ना, जो टोटल चीज है उसको नीचे लिखी जाती है, जो मिला है उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास 500 नंबर थे टोटल परीक्षा में, अब 500 में से मान के चलो आपको कितने नंबर मिले, आपको 320 320 मिले, तो 320 मिले हैं किसमें से? 500 में से। तो टोटल कितने थे? 500 मिले कितने? 320। तो हमेशा जो टोटल चीज है वो नीचे लिखी जाती है, हमेशा याद करो, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। क्लियर? चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, डीलिंटिंग के बारे में बात करते हैं। डीलिंटिंग क्या है सर? जिनिंग परसेंटेज तो हमने बात कर ली, जिनिंग की तो बात क्लियर हो गई। अब जिनिंग के बाद जो सीड का वो भाग जिससे प्रॉपर हमने फाइबर नहीं निकाला है, वेरी गुड, सब लोगों ने सही आंसर दिया, तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब डीलिंटिंग की बात करें तो डिफ्यूजिंग या डिफजिंग भी इसको कहते हैं। फज मतलब समझ रहे हो? FUZZ उसको फज कहते हैं। वो कौन सा? जो जिनिंग के बाद मतलब जो रेशा निकाल लिया है, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट जिसमें क्या है, अभी भी फाइबर जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा सर आपका? वो आपका कहलाएगा, उसको जब निकाला जाता है उसी को क्या बोल देते हैं? उसी को डीलिंटिंग कह देंगे। तो पिक्चर ऑफ फजी कॉटन सीड लेफ्ट एंड एसिड डीलिंटेड, समझ में? ये जो है ना आपको, ये देखो एक्चुअल में ये कॉटन का सीड है, नजर आ रहा है? ये कॉटन का सीड है, ठीक। इसके अंदर फाइबर नहीं है, तो ये अकेला क्या है? ये कॉटन सीड है। क्या है? कॉटन सीड। और ये क्या है? सीड कॉटन, मतलब सीड के अंदर, मतलब सीड के ऊपर कॉटन है, तो सीड कॉटन। तो ये कैसा है? जिनिंग के बाद है। अब आपने पूरा तो रेशा निकाल लिया, अब घर का काम तो है नहीं कि उसको ऐसे हाथ से खींच रहे हो, तो बोले सर क्या दिक्कत है, खींच लो। लेकिन कहीं ना कहीं खींचने में उसकी फाइबर की क्वालिटी खराब हो रही है, वो टूट भी सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम इसको H2SO4 हाइड्रोसल्फिक एसिड में भी कर सकते हैं। हाँ समझ गए? चलो H2SO4 से हम इसको निकाल देंगे। अब ये क्यों करते हैं डीलिंटिंग? क्योंकि देखो ऐसा सीड अगर आप सोइंग करोगे तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए इसको निकाला जाता है। अब इससे जो हमको मिलेगा रेशा, अब उसको लिंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फज कहेंगे, FUZZ, क्योंकि पुअर क्वालिटी का मिलेगा, लेंथ उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके भी काम आते हैं, ठीक। तो अब आपको पिक्चर एकदम क्लियर है, डीलिंटिंग क्या है, समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझो इधर बात। तो डन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और रेशो क्या होगा एसिड का और कॉटन का, याद रखोगे 1:10, ठीक। तो कॉटन का रेशो मतलब अगर मान के चलो 10 किलो कॉटन का सीड है, तो उसमें हम एसिड जो है 1 किलो के आसपास मिलाएंगे, तो 1:10 हो गया। यस क्लियर हो गई बात? ये तो आपको, हाँ पिक्चर से चीजें सारी चीजें क्लियर होंगी। अब ये तो ये एसिड वाली बात हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, तो गोबर होता है गांव में, लोग क्या करते हैं, गोबर जिसको उपला कहते हैं, कंडा कहते हैं, एमपी में बुंदेलखंड में लोग क्या करते हैं, इसको ना उस पर रगड़ देते हैं, सूखे उपले पे। तो सूखा है, उसके अंदर वजन है नहीं, तो ये जो फज है ना उसमें चिपक जाएगा गोबर में, उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, तो उसको मतलब गोबर पे भी उसको रगड़ा जाता है, ठीक है जी हाँ। 100 ml पर केजी के हिसाब से उसकी रेट रखते हैं, और ये क्या करेगा, आपकी डीलिंटिंग हेल्प करेगा, ग्रेडिंग के लिए, सीड को मार्केट के लिए भी बढ़िया बना देगा, जर्मिनेशन भी प्रॉपर होगा। तो ये डीफजिंग और डीलिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब है हमारा लिंट इंडेक्स। अब क्या हमारा लिंट इंडेक्स? तो लिंट इंडेक्स क्या होता है कि आपका 100 कॉटन सीड का वजन कितना है, ठीक, फिर इनटू 100 कर रहे हैं और अपॉन 100 कर रहे हैं, इनटू जिनिंग परसेंटेज कर रहे हैं। लिंट इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो आपने देखा कि वेट ऑफ 100 कॉटन सीड, 100 कॉटन सीड, यहाँ पर सीड कॉटन की बात नहीं हो रही है, कॉटन सीड की बात हो रही है। लिंट इंडेक्स निकाल रहे हैं ना कि कितना हमको फायदा होगा, ठीक है। मतलब अकेले बीज की बात हो रही है, रेशे की यहाँ पर बात नहीं हुई। अपॉन क्या किया है? अपॉन 100 किया है, इनटू क्या किया है कि कितना जिनिंग परसेंटेज हमको प्राप्त हुआ, तो वो आपका लिंट इंडेक्स निकल आता है। और डीलिंटिंग किससे करते हैं? H2SO4 से करते हैं। ये तो सर IBPS AFO की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है कि कॉटन की डीलिंटिंग किससे करते हैं, तो H2SO4 से करते हैं। उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस लंबी होती है, और 1 व्हील में 170 किलो वजन होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। क्लियर हो गई आपको सारी बात, फॉर्मूला याद करोगे। चलो अब पिक्चर की थोड़ी सी बात कर लें। जब पिक्चर की, एक मिनट, पिक्चर की बात करें, देखो
ये जो लेंथ की बात करें ना, लेंथ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ ये है, ठीक है, ये वॉल है, ये फुल्ली ओपन आपका क्या है, कॉटन, समझ गए? चलो 180 जूट में होता है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। बीट की बात करेंगे तो बरमुडा ग्रास लगता है, नेट ग्रास लगता है, क्रैब ग्रास लगता है, बार्नयार्ड ग्रास लगता है, डोनसन ग्रास लगता है, सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है किसको? कॉटन को, समझ गए? कॉटन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कॉटन की बात करें, शुगर केन की बात करें, राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, मेज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक? चलो आगे बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट का तो यहाँ पर बोलबाला है, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट सबसे ज्यादा अटैक करता है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा अटैक करता है। बात करें फूड बोरर के बारे में, बात करें पिंक बॉलवर्म के बारे में, ठीक है, स्पॉटेड बॉलवर्म के बारे में बात करें, कॉटन एफिड, रेड कॉटन बग, लीफ हॉपर, कॉटन स्टेम बीटल, सब नुकसान करते हैं, लेकिन आतंक मचाने के लिए ना ये ऊपर के तीन ही काफी है, आतंक मचाने के लिए ऊपर के तीन ही काफी है, ठीक है? और सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का भी इसके अंदर यूज होता है, मतलब मेनली इंसेक्टिसाइड की बात करें तो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट का अटैक ज्यादा है, ठीक है? वाओ, ऑल क्लियर, चलो अच्छी बात है, आपका क्लियर हो गया है, पिक्चर से भी चीजें क्लियर हो गई। कॉटन अपने आप में मजेदार है। अमेरिकन बॉलवर्म जिसको फूड बोरर कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, किसको खा रहा है? वो जो बॉल आपको नजर आ रही है, ये वाली बॉल, हाँ जी, इसको नुकसान कर रहा है, इसको हेलिकोबेरपा आर्मीजेरा कह रहे हैं, अरे हो गया, ये आर्मीजेरा है, हेलिकोबेरपा कोबेरपा आर्मीजेरा, ठीक है? ये किसमें नुकसान पहुंचाता है? ये आपका ग्राम पॉट बोरर भी है, ठीक है? ये किसके अंदर नुकसान पहुंचाता है? यस, हेलिकोबेरपा आर्मीजेरा, ये आपके चिकपी के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब चने के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है, समझ गए? चलो पिंक बॉलवर्म, ये पिंक कलर का होता है, किस पे अटैक कर रहा है? बॉल पे ही सीधा अटैक कर रहा है, तो पिंक से ही पिक्टिनोफोरा गोसिपिएला, याद रखोगे, पिक्टिनोफोरा गोसिपिएला। स्पॉटेड बॉलवर्म, इसमें छोटे छोटे धब्बे हैं, इरिस बेटेला, बीएचयू का एमएससी एंट्रेंस मतलब पीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, क्या पूछा था कि इरिस बेटेला, उसने लिखा था, सीधा लिखा इरिस बेटेला, किसका जो है इंसेक्ट है, और आंसर वहां पर हमको कॉटन लेना है, ठीक है? यस, ठीक। अब इंसेक्ट के साथ फोटो मैं देखो इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि ये जो है ना आपका एंटमो का पार्ट है, मैं कवर कर रहा हूं ताकि कल्टीवेशन में चीजें हमको एकदम याद हो जाएं, इसलिए, ठीक है? समझ गए? फिर क्लास लेंदी हो जाती है, लोग भागने लगते हैं, समझ गए? चलो कॉटन स्टेम बीबिल लीफ पर, ये भी सब याद तो रखनी है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैसे होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? जो मिसमैनेजमेंट के कारण होते हैं, जैसे तेरक और बेड बॉल ओपनिंग, याद आ रहा है? वो जो बॉल था ना वो प्रीमेच्योर पहले ही ओपन हो गया है, क्यों? या तो अर्ली स्विंग कर दी है या बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है, एग्जाम में पूछा गया है। इसको बेड बॉल ओपनिंग लिख के डायरेक्ट लिखता है, वो तेरक से रिलेटेड है, आपके कॉटन से रिलेटेड है, समझ रहे हो? ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट आपके हॉर्टिकल्चर में आप टमाटर में पढ़ते हो, टमाटर में क्या पढ़ते हो? फ्रूट क्रैकिंग, एक तो बोरोन की कमी से होता है, दूसरा बहुत ज्यादा टाइम तक फील्ड के अंदर पानी बना दो और एकदम से इरिगेशन दे दो तो फ्रूट क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, समझ में आ रहा है? वो भी फ्रूट क्रैकिंग है। तो यहाँ पर वो फ्रूट की क्वालिटी खराब कर रहा है, यहाँ पर वो कॉटन की क्वालिटी खराब कर रहा है। फिर ट्रिंकल्ड लीफ, ट्रिंकल्ड लीफ तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, लोग कंफ्यूज होते हैं एमएन और एमजी में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और ऑप्शन में एमएन और एमजी जरूर देगा, तो क्रिंकल में एन आ गया तो आंसर में भी एन ही आएगा, क्रिंकल में एन आया तो आंसर में भी एन ही आएगा, मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, ओके? ब्लॉसम एंड रॉड अलग होता है, ठीक है? चलो लिटिल लीफ की बात करें तो लिटिल लीफ क्या है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है? छोटी पत्ती, ठीक है? और लिटिल लीफ ब्रिंजल में भी होता है जो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक? रेड लीफ की बात करें, ये अमेरिकन कॉटन में बहुत प्रॉब्लम होती है, पत्तियां लाल हो जाएंगी, जब पत्तियां हरे से लाल हो जाएंगी तो प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो इसके बाद आगे बात करें मेजर डिसीज। सो मेजर डिसीज में एक आपका फ्यूजेरियम विल्ट भी लगता है, क्या लगता है? फ्यूजेरियम विल्ट भी आपका लगेगा, ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है, और एक आपका लीफ स्कॉच लीफ कर्ल भी लगता है, ठीक है? फ्यूजेरियम विल्ट जो मेजर डिसीज का पार्ट माना जाता है, याद करोगे। और कौन सा याद करोगे? लीफ कर्ल की बात करेंगे, लीफ कर्ल तो हमेशा वायरस से ही होता है। अच्छा डिसीज का कॉन्सेप्ट वैसे तो आप जानते हो, ज्यादातर बीमारियां अगर वायरस से हो रही हैं तो उनका कोई ना कोई वेक्टर होगा, उनका कोई ना कोई भाग होगा, तो ज्यादातर बीमारियों का वायरस, बीमारियों का वायरस से फैलती है, उनका वेक्टर इंसेक्ट ही होता है, समझ गए? तो एंगुलर लीफ स्पॉट जिसको ब्लैक आर्म डिसीज कहते हैं, जेंथोमोनास सिट्री से होता है, मलवेसियम इसका पीवी है, मतलब जो इसकी स्पीशीज है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। एंथ्रोपोनस लगा है, रॉट रॉट डिसीज लग रही है, वेस्कुलर डिसीज, और नीचे वाली जो दो लिखी है ये भी याद करोगे, तो ये क्या हो गया सर आपका? ये आपका मेजर पार्ट होगा कॉटन की कल्टीवेशन का, समझ गए? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें इल्ड के बारे में। जब इल्ड की बात करेंगे तो एवरेज इल्ड कितनी मिल रही है? 11 से 17 क्विंटल लिखी है, कॉमन 15 से 20, कॉमन वाला याद कर लेना, बीटी का 35 से 40 और हाइब्रिड कॉटन 25 से 30, ठीक है? अब जो आपकी कल्टीवेशन की बात करें तो अब तो हाइब्रिड और बीटी कॉटन का एरिया ज्यादा है, अमेरिकन और देसी का उतना ज्यादा एरिया हमारे देश में नहीं लगाया जाता, ठीक? समझ गए? कॉटन की कल्टीवेशन की बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरी तरफ से मैं आप सब लोगों को क्लास के एंड में देता ही हूं, चाहे वो राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, मेज की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, जितनी भी क्रॉप्स में पढ़ाता हूं, कोई भी टॉपिक एंड में जो इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस नहीं कर पाए उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर दे देता हूं, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है जी? ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है? चलो एक बार इसको पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछेंगे। ओके, झमाझम तरीके से याद हो गया, अच्छी बात है। कॉटन को लेकर जो आपके मन में जो चीजें बनी थी ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब कुछ एक भी क्वेश्चन आएगा वो आप गलत नहीं करोगे, बस रिवाइज करना अच्छे से। हमारा टारगेट था कि टोबैको को भी करेंगे, कोई बात नहीं, कल हमारा क्रॉप्स का पार्ट हो जाएगा, टोबैको के साथ हम क्रॉप्स के पार्ट को जो है फिनिश कर लेंगे, और उसके अलावा वेडनेसडे ना, ठीक है, उसके अलावा फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्रॉप्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो आप कल पूछेंगे एक, और दूसरा क्या करेंगे, रिवीजन करके आएंगे। चक्कर ये है कि आप रिवाइज करके नहीं आते हो, तो रिवीजन करके आओगे प्लीज। आप अगर रिवीजन नहीं करते, देखो नाबार्ड जैसे परीक्षा में भी आया है, तो ये जो है आपका पूछा ही जाता है कि एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन कॉटन फॉर द मेन क्रॉप ऑफ द वेस्टर्न प्लूटो एंड हिल एग्रोक्लाइमेटिक जोन सबसे बढ़िया माना जाता है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। क्रॉप्स के बाद हम वीट साइंस पढ़ेंगे, स्पेसिंग इन प्लांट पॉपुलेशन समझने जैसा नहीं, देखो वो तो याद करना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो तो याद कर लो, मैं बीटी कॉटन याद कर लेना, 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है? हाँ, कॉटन में टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? गॉसिपियोल या गॉसिपॉल उसको कहते हैं, ठीक? चलो अगले की बात करें, ये आपके बॉलवर्म की बात हो गई, 2,4-D की बात हो गई, जो हाईली सेंसिटिव होता है कॉटन। ये क्वेश्चन तो देखो, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट कुछ कुछ एग्जाम में आए हैं, तो मैंने उनको क्वेश्चन को ना देके मैंने वन लाइनर फैक्ट में डाल दिया। अब ये वन लाइनर फैक्ट क्यों होते हैं? ये टाइम टेकिंग कम होते हैं, टाइम कम लगता है, जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए जो है हम इनको कवर करते हैं, ठीक है? चलो क्लियर, आप और पढ़ लो इधर, ठीक? उसके बाद जो है वैसे हम अब जो अगली क्लास में टोबैको को कवर कर लेंगे, ठीक? अब आपको कुछ और पूछना है? हाँ जी, आपको अगर कुछ और पूछना है तो हाँ, बढ़िया, क्लियर। फिंगर लाइक की लीफ लीफ बन जाएंगी तो वो आपकी फिंगर लीफ कहलाएगा, फिंगर जैसी लीफ बन जाएंगी तो उसको फिंगर लीफ कह देते हैं, ओके ओके, ठीक है। आप वीडियो बनने वीडियो में से अपनी तरफ से नोट्स बना ले, हाँ सही है, ये भी बेस्ट रहेगा। लेपा, ठीक है, चलो लेपा, चलो किसी क्वेश्चन में करवा देंगे, ठीक? चलो अब आपको कुछ और पूछना लेपा का, मैं क्वेश्चन वगैरह सब मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा दूंगा, तो परेशान हो रहा, ठीक है? या अपने सेशन में करवा दूंगा, ठीक है? क्लियर, हाँ चलो।
स्पिनिंग परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय नंबर ऑफ काउंट। स्पिनिंग परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जैसे हम उसको यूं गोल गोल घुमा रहे हैं तो उससे हम उसकी लेंथ का पता लगा सकते हैं, वो स्पिनिंग परफॉर्मेंस हो गया। नंबर ऑफ काउंट, काउंट मतलब वो कि जैसे एक हमने रेशा कितना चक्कर लगाया उसको कितना लंबा हम उसको रख सकते हैं, वो स्पिनिंग कहलाता है। ये आपका बेसिक फैक्ट हो गया। तो आज के लिए तो इतना ही, बढ़िया से पढ़ेंगे। होमवर्क क्या है, आपको कॉटन के 20 क्वेश्चन बना के लाने हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। पूरा जितना भी असाइनमेंट दिया कल सारा चेक करा जाएगा, ठीक है? बता रहा हूं, वैसे तो हम इसको क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, अगर मैं भूल गया तो जो रिवीजन क्लास हमारी चलती है ना इकोनॉमी की, उसमें कवर करवा देंगे, वैसे तो यहीं करवा देंगे, ठीक? चलो चलो, अब आपका कोई डाउट नहीं? ठीक है जी, आज तो आखिरी तक बने रहे हैं सब लोग, बढ़िया, ठीक है? डांट पड़ना भी जरूरी है ना? चलो, तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलो, निपट गए सारे।